Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we are going to discuss about limiting reactant. ऐसे reactant जो कम मिकदार में यूज होती हो एक रिएक्शन के अंदर, वो वाले reactants limiting reactant कहलाते हैं, या वो वाले reactant जो जल्दी कंज्यूम हो जाए वो limiting reactant. जो टर्म है, टर्म से देखें लिमिट यानी कि महदूद रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं हम रिएक्शन के अंदर. अब इसकी तारीफ करते हैं. द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऐसे रिएक्टेंट जो एक रिएक्शन में सबसे पहले जल्दी कंज्यूम हो जाए वो वाले रिएक्टेंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाते हैं. एक और डेफिनेशन इसकी करते हैं. द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्टेंट जो एक रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हो. मसलन जब वो खत्म हो गए पहले तो प्रोडक्ट तो बंद होगी बनना. अब रिएक्टेंट है, एक भी रिएक्टेंट हो, मसलन दो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ये ठीक है, इनमें से जो पहले कंज्यूम हो जाएगा तो इसने ये जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की वो तो बंद कर देनी है ना, चाहे जितनी मर्जी अमाउंट में दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में पड़ा हो. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल क्या है. इधर देखें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस को, 2 मोल यूज हो रही है ऑक्सीजन गैस. अब 2 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं, लेकिन इधर देखिए इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. हमें पता है कि पानी जब बनता है 1 मोल जब हाइड्रोजन गैस यूज होती है, ठीक है, तो उसके साथ हाफ मोल ऑक्सीजन यूज होती है. हमारे पास हाफ मोल ऑक्सीजन गैस और 1 मोल अगर हाइड्रोजन गैस यूज करें तो हमारे पास बनता है 1 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर बनता है. अब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 मोल अगर इसके यूज करें हाइड्रोजन गैस के तो इधर 1 मोल यूज होगा ऑक्सीजन गैस का. ऑक्सीजन गैस का अगर 1 मोल यूज करें, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के यूज करें तो हमारे पास जो वाटर बनेगा वो 2 मोल बनेगा. ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर देखें 1 मोल अगर इसका यूज हो रहा है तो 1 मोल वैसे ही पड़ा हुआ है इसका. ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट में है. इधर देखिए ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया है, लेकिन ये वैसे ही पड़ा हुआ है. ये वाला फर्स्ट कंज्यूम हुआ है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सबसे पहले ये खत्म हो गया. तो हमने तारीफ में यही किया था द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट. हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज़ इट कंज्यूम फर्स्ट एंड इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ ही नहीं रही, ठीक है, जितनी मर्जी अमाउंट में एक्सेस में ये पड़ा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यही खत्म हो गया. इन दोनों ने रिएक्ट करना तो प्रोडक्ट बननी थी. अब यही अगर खत्म हो गया तो इसके ज्यादा अमाउंट में पड़े रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मसलन इधर हमने 64 ग्राम ये ऑक्सीजन यूज की थी, अब इधर 32 ग्राम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का. ठीक है, लेकिन ये कंज्यूम हो गया. अब हमने साबित कर दिया कि इसने ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर दिया. दूसरी डेफिनेशन यही थी कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं ये जो अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है उसको कंट्रोल करते हैं. जब यही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी मजीद. ठीक है, अब एक और मिसाल है आपकी बुक में रस्टिंग ऑफ आयरन. उसमें क्या होता है कि लोहे को जंग लगता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में. इधर 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक है लोहा एक है ऑक्सीजन. ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो जंग लग रहा है. ठीक है, अब होता क्या है फिजा के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन लोहा जो है लोहा खत्म हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन वैसी रहती है. तो यहाँ पर लोहा क्या हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि लोहा खत्म जंग लगना बंद, लोहे ने कंट्रोल कर लिया जंग लगने को. तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल अदा कर रहा है वो है आयरन. ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि टू कंप्लीटली कंज्यूम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, यानी कि हमने कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर अगर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट यूज किया है तो हम लोग उसको कंप्लीटली कंज्यूम करा सकते हैं. मसलन उसको जाया होने से बचा सकते हैं. कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गोल्ड यूज होता है. ठीक है, अब अगर किस रिएक्शन में गोल्ड यूज किया है तो वो अगर थोड़ी मिकदार में यूज किया है और हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए हमारी प्रोडक्ट बनाने में, तो होगा क्या, वो गोल्ड हम लोग यूज करोगे. ठीक है, उसके साथ जो भी एक सब्सटेंस जो दूसरा रिएक्टेंट यूज करोगे उसको ले लो एक्सेस की अमाउंट में. ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा. कंज्यूम होकर हमारी जो प्रोडक्ट हो जाएगी बनेगी उसके अंदर चला जाएगा. इस तरह हमारा जो गोल्ड होगा, जिस चीज को हम लोग जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होगा उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लेंगे.
ये कुछ रिएक्शंस में ये इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें जो हम लोग एक्सपेंसिव रिएक्टेंट यूज करते हैं, उन क्वेश्चन के अंदर हम लोग इससे फायदा उठा सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशन से। टू स्पीड अप द रिएक्शन, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स जो हैं, जो जिस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं वो रिएक्शन स्पीड अप कर हो जाते हैं, मसलन वो तेज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? अब रिएक्शन हम लोगों ने यूज किया है, मसलन ये मेरे पास रिएक्शन था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद वाटर बन गया, ठीक है। ये मैंने दो एक्सेस अमाउंट में, यानी कि मैंने ऑक्सीजन यूज की है, ये मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम लोगों ने पढ़ा रेट लॉ, 10th क्लास में पढ़ा था रेट लॉ, यानी कि रेट लॉ क्या कहता था कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी कि जितनी ज्यादा मिकदार में हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो हमारी जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इधर हम लोगों ने ये एक्सेस अमाउंट में यूज किया। रिएक्शंस में अगर एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है कि हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं किसी भी रिएक्शन की अगर उसमें एक्सेस अमाउंट में हम रिएक्टेंट यूज करें। क्यों? जो रिएक्टेंट्स की एक्सेस अमाउंट है वो रेट ऑफ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में रिएक्टेंट होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये थी दो एप्लीकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह हम लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कर सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है ये लिमिटिंग है। सबसे पहले क्या आपने देखना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। जो आपके पास रिएक्शन है उसमें देखिए कि हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। ये देखें कि हर रिएक्टेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनती है, कि एक रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना रहा है। यानी कि एक रिएक्टेंट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन चेक करें कि रिलेट करके स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाई करके पता चलाएं कि एक रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट कितनी बनाई है। ये हम लोग सारी बातें अभी एग्जांपल के अंदर करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि ऐसा रिएक्टेंट जिसने सबसे कम प्रोडक्ट बनाई होगी वो उस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये जो सारे के सारे स्टेप मैंने आपको बताए हैं 3 के 3, ये सारे के सारे अभी मैं एक एग्जांपल करता हूँ, इधर उसके ऊपर अप्लाई होंगे तो हम लोग पता चला लेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जी, अब इस एग्जांपल में देखिए कि क्या हो रहा है। NH3 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। दो सॉलिड जब रिएक्ट करते हैं NH4, जब ये दोनों सॉलिड्स को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और इनको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद हमें ये चीजें वसूल होती हैं, ये चीजें बनती हैं। उन्होंने कहा है कि NH3 जो है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3, इसके नंबर ऑफ ग्राम मालूम करने हैं। और एंड पे ये भी पूछा है कि कैलकुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि इनमें से किसकी ऐसी अमाउंट बाकी रह गई है जो अभी रिएक्ट ही नहीं हुई थी। यानी कि इन दोनों में से एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है। जब वो खत्म हो गया तो पीछे इसका कुछ अमाउंट हिस्सा बच गया होगा, जो बचा है वो हमने बताना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इनके ग्राम्स दिए गए हैं, 100 ग्राम ये यूज हो रहा है, 100 ग्राम ये। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। जब हमें इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे तो इसके साथ कंपेयर करके हम लोग NH3 के साथ इसके मोल मालूम करेंगे, फिर उस मोल से उसका मास मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये चीज होगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। अब इधर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, ये हमने किस तरह निकाली है। 100 ग्राम हमें बताया गया था कि हर एक सॉलिड जो है वो 100 ग्राम यूज किया है। 100 ऊपर है, फॉर्मूला मास मैंने इसका अप्लाई किया है और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं NH4Cl के। इसी तरह मैंने मालूम कर लिए हैं CaOH2 के, मैंने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ली, इसकी आई है 1.35, ठीक है। अब मैंने इसको कंपेयर किए अमोनिया के साथ, इसके मोल्स को कंपेयर करके मैंने पता चलाना था अमोनिया कितना बनता है, यानी कि एक रिएक्टेंट अमोनिया कितना बनाता है। अब देखो 2 मोल इधर यूज हो रहे हैं, 2 इधर हो रहे हैं, दोनों के 2-2। अगर इतने मोल्स ये बनता है तो इतने मोल्स ये अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब मैंने कंपेयर किया इसको अमोनिया के साथ, 1 मोल इसका 2 मोल इसके बनते हैं। अगर 1 मोल इसका यूज करें तो 2 मोल इसके बनते हैं।
अब अगर 1.35 मोल इसके यूज करें तो इसके डबल बनेंगे उससे, ठीक है, 2.70। तो इस रिएक्शन में देखें कि जो कम मिकदार में हमारे पास अमोनिया बना रहा है वो है NH4Cl, यानी कि NH4Cl हमारा रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कम मिकदार में बना रहा है, ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो इससे इतने रिएक्टेंट बनेंगे ही नहीं। ये जो है 135 ये इतने बनाएगा ही नहीं अमोनिया। क्यों? सबसे पहले तो कंज्यूम ही हमारे पास ये खत्म हो गए, तो इसके एक्सेस अमाउंट में होने के बावजूद हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? ये कंज्यूम हो गया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हमारे पास जो अमोनिया बनेगा वो इतना ही बनेगा, 1.87, ठीक है। इतने मोल हम लोग यूज करेंगे अमोनिया के इसका मास निकालने के लिए, क्योंकि ये बनेगा इतना ही, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो बनेगा क्यों नहीं, वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करके इतना बनाएगा, ठीक है। अब जब ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने मालूम करना था नंबर ऑफ मास, ठीक है। मास कैसे मालूम करते हैं अमोनिया का? हमें पता है कि मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू होता है मास, जो हमें मालूम करना है, नीचे मोलर मास, इसका मास हम मोल हमें मालूम करनी है 1.87, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 87 जरब इसका मोलर मास बनता है अमोनिया का, अमोनिया जो है हमारे पास NH3, ठीक है। कितना बनता है इसका मोलर मास? N का होता है 14, इसका होता है 3, यानी कि 17 बनता है हमारे पास इसका मोलर मास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है जी, हमारे पास इतना, यानी कि ग्राम हमारे पास अमोनिया बनेगा। जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो इतने ग्राम हमारे पास अमोनिया बनेगा। अब हमारा सेकंड पार्ट है, हमने बताना है कि जो एक्सेस अमाउंट में रिएजेंट कितना बचेगा। अब तो हमें पता चल गया ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास है एक्सेस अमाउंट में। अब कितना ये कंज्यूमर रिएक्शन में और कितना बाकी ये रह जाएगा वो हमने निकालना है जी। तो हम लोगों ने चेक करना था कि ये कितनी अमाउंट में बाकी बचेगा, कितना ये यूज होगा और कितना बाकी बच जाएगा। हमने अब दोनों को कंपेयर किया है। 2 ग्राम अगर 2 मोल इसके यूज करते हैं तो 1 मोल इसका यूज करते हैं। अगर ये इसके 1.87 मोल यूज होते हैं तो इसका हाफ होगा, ठीक है। अब जिस दोनों का हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.935, यानी कि इतने मोल इसके कंज्यूम होंगे रिएक्शन के अंदर अमोनिया बनाने के अंदर, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया कि इतने मोल इसके कंज्यूम होते हैं। अब इसको माइनस करेंगे 1.35 से, टोटल जो इसके मोल थे उससे माइनस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.415 मोल, यानी कि इतने मोल बाकी बच जाएंगे। अब इस मोल को हमने मास में कन्वर्ट कैसे किया है? मोल को मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, इसका मोलर मास है 74। अब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 30.71 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम बाकी बचेंगे, ठीक है। 70 ग्राम अप्रोक्सीमेटली यूज हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया बनाने में। आज का लेक्चर इधर तक ही था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।